हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेबसाइट प्लानिंग। बेसिकली अभी हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ें देखी हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो इस टाइप की चीज़ें देखी हैं। अब जो हम ये सब चीज़ें अप्लाई करने के लिए हमको एक वेबसाइट की नीड तो होगी। तो वेबसाइट हम लोग, अब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो हो सकता है कि आप लोगों को टेक्निकल आप बैकग्राउंड के नहीं होंगे और आपको वेबसाइट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँगा आपको कि जिससे आपको बिल्कुल भी वेबसाइट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि वेबसाइट के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी ओवरऑल वेबसाइट प्लानिंग क्या होती है, मतलब वेबसाइट को प्लान कैसे करना है। अगर आप किसी टॉपिक पे कोई वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हो, किसी ब्रांड के लिए कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हो, तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे आप लोग सब लोग वेबसाइट यूज़ करते हैं। चलिए मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो वेबसाइट ओपन करने के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्राउज़र ओपन किया, ठीक है। पहली चीज़ ब्राउज़र ओपन किया। दूसरी चीज़ मुझे क्या ध्यान में रखना है कि मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, राइट। तो ठीक है, मैं वाईफाई से कनेक्टेड भी हूँ, राइट, वाईफाई भी कनेक्ट है। नाउ अब मैं ब्राउज़र में यहाँ पे एक एड्रेस डाल रहा हूँ। एड्रेस मैंने डाला www.flipkart.com। ये मैंने एक एड्रेस डाला, ठीक है। जैसे मैंने इस एड्रेस को डाला तो आप देखेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो गया, राइट। आपके सामने एक पेज ओपन हो गया जिसमें कुछ ना कुछ डिटेल आपको दिख रही है और आप इसको व्यू कर रहे हो। आप देख पा रहे हो कि उसमें बहुत सारे मेन्यूज़ बने हुए हैं। उन मेन्यूज़ में किसी भी मेन्यूज़ के अंदर आप जा पाते हो, उनके प्रोडक्ट्स की डिटेल ले पाते हो। और भी आपको बहुत सारे अलग अलग जगह पे स्लाइडर्स हैं, इमेजेस हैं। मतलब एक पेज है जिस पे टेक्स्ट भी है, इमेज भी है, वीडियोस भी हैं, मेन्यूज़ भी हैं, सर्च भी है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो इसी को बोलते हैं एक वेबसाइट। नाउ अब इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपने एक एड्रेस डाला, राइट। इस एड्रेस को बोलते हैं हम डोमेन नेम, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है कि पहला जो पॉइंट है वो है डोमेन नेम, कि हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक एड्रेस चाहिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन। अब यहाँ पे डोमेन नेम आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन डोमेन नेम खरीदा जाता है। कोई किसी कंपनी से हम उसको परचेज करते हैं, एक रजिस्टर कराते हैं। जैसे आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हो रजिस्ट्रार ऑफिस जाके, सेम हम लोग को भी यहाँ पे डोमेन खरीदने के लिए किसी कंपनी से इसको रजिस्टर कराना होता है। तो कंपनीज के नाम मैं अभी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि आपको डोमेन नेम क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डोमेन नेम शुड बी प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब ज़्यादा बड़ा आपको डोमेन नहीं लेना है। डोमेन शुड बी मीनिंगफुल और प्रिसाइज। जितना छोटा डोमेन होगा या उतना इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। और डोमेन नेम कभी भी डुप्लीकेट नहीं होते। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है flipkart.com, तो flipkart.com किसी और का नहीं होगा, किसी और को नहीं मिल सकता। इसलिए जो भी नाम आप लेंगे वो आपका ही होगा और किसी का नहीं होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं होता है। नाउ अब डोमेन नेम बनाते टाइम आप दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि डोमेन नेम में आपका ब्रांड नेम और आपका जो इंडस्ट्री यानी आपकी जो सर्विस है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप डोमेन नेम रख सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। जैसे ब्रांड नेम मान लो कि एक राम है, राम एक ब्रांड चलता है, उसकी जो सर्विसेज है वो ट्रैवल है। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ूँ तो एक राम ट्रैवल बनता है। तो ramtravel.com मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये भी एक अच्छा ब्रांड बन सकता है, यानी डोमेन नेम हो सकता है। जैसे मान लो आपकी सर्विसेज हैं डिजिटल मार्केटिंग की और आपका ब्रांड नेम आप रखना चाहते हो लाइक मान लो कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि अभी रख लिया। मान लो आपकी जो सर्विस है वो डिजिटल है। अब यहाँ पे अभी डिजिटल ले सकते हो, अभी डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हो, .com, .in, .org, .net, इनमें से कोई भी आप अलग अलग कंडीशंस में लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि .com है, तो .com वहाँ लिया जाता है जब आपकी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड होती हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड कमर्शियली इसको यूज़ करते हैं वर्ल्ड की सर्विस देने के लिए। ORG ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करती हैं। .in जब कोई
कंपनी इंडिया में ही अपना बिजनेस चला रही है तो वहाँ पे हम डोमेन डॉट इन ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप डोमेन की चॉइस करें, नाम सेलेक्ट करें, डॉट कॉम ही लें। मैं प्रेफर करता हूँ कि डॉट कॉम ही आप लें। अगर आप इंडिया में ही अपना बिजनेस चला रहे डॉट इन प्रेफर कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका एक एड्रेस हो जाएगा जो आपको सबसे पहले सोचना है कि क्या लेना है। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ है वेब होस्टिंग। अब आपने ये कभी सोचा है कि जो फ्लिपकार्ट है, ये जो वेबसाइट है, ये रखी कहाँ पे, चल कहाँ से रही है? एक्चुअली ये एक कंप्यूटर में रखी हुई है। उस कंप्यूटर में ये कुछ फाइल्स हैं जो वहाँ से कॉल हो रही हैं। जब हम ऐसे एड्रेस को डालते हैं तो ये वाली फाइल्स कॉल हो जाती हैं ऑटोमेटिक उस कंप्यूटर में से। अब उस कंप्यूटर को बोलते हैं हम वेब सर्वर। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक वेब सर्वर है, ठीक है। ये वेब सर्वर से आप कोई भी चीज़ कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए कि ये वेब सर्वर एक कंप्यूटर है, 24 घंटे चलता है, इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। और आप इस सर्वर, जो कंपनी इस सर्वर को मैनेज कर रही है, उस कंपनी से बोलते हो कि हमको कुछ आपके सर्वर में स्पेस चाहिए। वो कंपनी आपको एक स्पेस देती है और उस इसी स्पेस में आप अपनी वेबसाइट्स की फाइलों को अपलोड करते हो, ठीक है। और जब आप स्पेस को परचेज करते हो तो इस स्पेस का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस आप लोग आई थिंक सब लोग जानते होंगे। एक आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस को आप किसी भी ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं चाहोगे कि आपका कस्टमर आईपी एड्रेस याद रखे। आईपी एड्रेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 126 डॉट मतलब इस तरीके से न्यूमेरिक कुछ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस कुछ ऐसे होता है 168.122. इस टाइप के कुछ आईपी एड्रेस होते हैं उस सर्वर के, जहाँ पे आपको उन्होंने स्पेस दिया है। उस स्पेस पे एक इस तरीके से वो आपको एक एड्रेस देंगे जिसको बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस से भी आप इन फाइलों को एक्सेस कर सकते हो जो आपकी वेबसाइट की फाइल है, लेकिन हर कोई इस चीज़ को याद नहीं रख पाएगा, ठीक है। इसके लिए ही लिया जाता है क्या, डोमेन। डोमेन नेम आप परचेज करते हो, फिर उस डोमेन नेम को इस सर्वर से आप लिंक करवाते हो ताकि आपको आईपी एड्रेस बार बार ना डालना पड़े और आप डायरेक्टली उस डोमेन नेम को डालकर इन फाइलों को एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट को मैं नाम डाल के ही एक्सेस कर रहा हूँ, इसका आईपी एड्रेस भी होगा, उस आईपी एड्रेस से भी हम इसको एक्सेस कर सकते थे, लेकिन आईपी एड्रेस हर कोई याद नहीं रख सकता। दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे डोमेन नेम परचेज करना पड़ा। और डोमेन नेम के बाद एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को रख सकें और पूरे वर्ल्ड में उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकें, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेब सर्वर। अब ये जो वेब सर्वर होते हैं ये 3 टाइप से आपको मिलते हैं: डेडिकेटेड सर्वर, शेयर्ड सर्वर एंड वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, तो यहाँ पे 3 टाइप के सर्वर बताए: डेडिकेटेड, शेयर्ड एंड वर्चुअल। अब मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करूँगा कि वर्चुअल क्या होता है, डेडिकेटेड क्या होता है, शेयर्ड क्या होता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए पहला सर्वर हम बात करते हैं शेयर्ड की, ठीक है। ये हमारा कौन सा सर्वर हो गया, शेयर्ड सर्वर। अब इस शेयर्ड सर्वर में होता क्या है कि मान लो कि इस कंप्यूटर, जो कंपनी है जो इस सर्वर को मैनेज कर रही है, उसके पास मान लीजिए कि 1000 GB का स्पेस है। अब उस 1000 GB में से उसने आपको कितना GB ले लिया आपने, 1। हो सकता है उसने किसी और को भी इसमें से बेचा हो 1 GB, 1 GB, मतलब 3, बहुत सारे लोगों को इसी सर्वर में से उसने स्पेस बेचा और सभी को अलग अलग एक आईपी एड्रेस दिया। मतलब इन सब के क्या होंगे, अपने अपने एक आईपी एड्रेस होते हैं इन सर्वर के, ठीक है। मान लो सर्वर का एक आईपी एड्रेस है तो सभी का यही आईपी एड्रेस काम करेगा। तो इस तरीके से एक ही सर्वर के अंदर काफ़ी सारी वेबसाइट चल रही है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं शेयर्ड सर्वर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी कम, मान लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं,
ठीक है। अगर मान लो कि एक वेबसाइट एक सर्वर पर अटैक हो गया तो सारी वेबसाइट्स इन्फेक्टेड हो सकती हैं। ये लेकिन सस्ता भी पड़ता है। अगर आप सीखने के हिसाब से या फिर एक छोटी मोटी वेबसाइट्स चलाने के हिसाब से आप लेना चाहते हो तो शेयर्ड सर्वर इज़ बेस्ट। नाउ सेकेंड वन इज डेडिकेटेड सर्वर। अब ये एक ऐसा सर्वर होता है जो कंपनी खुद सेटअप करती है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है लेकिन कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, तो आप अपनी कंपनी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट है आप नहीं चाहते किसी शेयर्ड सर्वर पर रखने को, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने अपने ही कंपनी के प्रमाइसेस में किसी जगह पे आपने खुद के सर्वर का सेटअप करवाया। तो आपका ये जो डेडिकेटेड सर्वर है 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्ट रहता है और आपकी फाइलें इसी के अंदर चलती हैं। आपने इसमें ही इंटरनेट लगवा रखा है और इसका ही आपने एक आईपी एड्रेस बना रखा है। तो इस सर्वर में किसी की शेयरिंग नहीं होती। तो ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा ना। और आपकी जगह भी चली गई, एक ऑफिस एक स्पेस चला जाएगा उस सर्वर को रखने के लिए, उसमें एसी लगाना होता है, कूलिंग रखनी होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसलिए डेडिकेटेड सर्वर काफ़ी कॉस्टली है। तो बड़ी बड़ी कंपनी ही इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है तो अपना डेडिकेटेड सर्वर मैनेज कर रहा होगा, अमेजन है, गूगल है, याहू है, फिर ये सब बड़े बड़े हैं, ये अपने खुद के बड़े बड़े सर्वर मैनेज करते हैं। तीसरा जो है इन दोनों का एक मिडिलवेयर है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड भी हो और सस्ता भी हो, तो इनके बीच का एक तरीका निकला, डेट इज VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअली इसलिए कहा गया क्योंकि ये आपके प्रेमाइसेस में नहीं रखा, ठीक है। प्राइवेट इसलिए कहा गया क्योंकि ये सर्वर आपका ही है और किसी के साथ शेयर नहीं होगा। यानी मान लो एक कंपनी है जिसने जो आपको BPS प्रोवाइड करा रही है, उसने आपसे बोल रहा है कि आप बता दीजिए आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, 1 GB चाहिए, ड्यूल कोर चाहिए, आप अपने जो भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन उस कंपनी को बता देंगे तो वो कंपनी उस रिक्वायरमेंट की मशीन आपके लिए रिजर्व कर देती है। फिर उसमें उसकी किसी की शेयरिंग नहीं होती, लेकिन उस मशीन को आप वर्चुअली एक IP एड्रेस के थ्रू ही उसको एक्सेस करते हो रिमोटली। यहाँ पे रिमोट एक्सेस होता है, राइट। तो यहाँ पे वो मशीन फिजिकली आपके पास नहीं है, लेकिन वर्चुअली आप वो डेडिकेटेडली यूज़ कर रहे हो। वो डेडिकेटेड ही है लेकिन वर्चुअली आप उसको आपके प्रेमाइसेस में नहीं रखी है। तो इसलिए आपका सेटअप करने का चार्ज यहाँ पे खर्चा बच जाता है। आपको उतना ही पे करना पड़ता है जो आप कॉन्फ़िगरेशन लेते हो, जितना आपको बैंडविड्थ चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है, उस हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के सर्वर्स हैं, शेयर्ड, डेडिकेटेड एंड वर्चुअल, ठीक है। हर सर्वर में जहाँ पे भी आप सर्वर लेंगे वो आपको एक IP एड्रेस देता है और इस IP एड्रेस के साथ NS भी मिलता है जिसको हम बोलते हैं नेम सर्वर। ये भी एक एड्रेस रहता है जो डोमेन से लिंक करने के हमारे काम आता है, क्योंकि इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको डोमेन ही चाहिए। तो डोमेन आप इस सर्वर से जो भी सर्वर खरीदेंगे उससे लिंक करने के लिए NS की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको होस्टिंग सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ आगे अगर एक ऐसा मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें मैं इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन करके आपको बताऊं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ अब ये जो डोमेन है और ये सर्वर है ये कौन सी कंपनी प्रोवाइड कराती है? वैसे तो बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो जिनके नाम काफ़ी पॉपुलर्स हैं। जैसे कोड ID है, ये आपको होस्टिंग सर्वर भी देती है, डोमेन भी देती है, होस्टगेटर है, बिग रॉक है, ये हर टाइप की सर्विस आपको प्रोवाइड कराएंगी रिलेटेड टू डोमेन एंड होस्टिंग, राइट। नाउ अभी हम बात कर रहे थे वेबसाइट्स की प्लानिंग की। तो वेबसाइट प्लानिंग के लिए आपको डोमेन चाहिए। डोमेन क्या रखना है वो आपको समझ में आ गया होगा। होस्टिंग सर्वर चाहिए, तो आपने ये चीज़ तो ले ली जो आपकी वेबसाइट को लाइव करने के काम आएगी। नाउ अब वेबसाइट्स बनानी कैसे है, उस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें रखनी है। बेसिकली हम लोग जिस फील्ड की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, मान लो आपकी एजुकेशनल वेबसाइट है, आपकी रियल एस्टेट वेबसाइट है, तो आप क्या करेंगे, आपको गूगल में और रियल एस्टेट वेबसाइट्स को फाइंड आउट करना है जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर्स हैं, और उन वेबसाइट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स रखे हैं, उनका मेन्यू कैसा बना है, क्या स्लाइडर्स रखा है, क्या फीचर्स या क्या फंक्शनैलिटी उनने रखी है, लोगो कहाँ लगाया है। तो ये सारी चीज़ें आप उन सामने वाले की वेबसाइट से आइडेंटिफाई करते हो,
ठीक है, 3 या 4 वेबसाइट्स आप देखोगे, उनके कॉम्बिनेशंस निकालोगे कि इस वेबसाइट में ये नया था, इस वेबसाइट में ये मुझे ठीक लगा, तो सबके वेबसाइट्स को एक बार जज करके फिर आप अपनी वेबसाइट की स्ट्रैटेजी बनाएं कि मुझे इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें रखनी है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, इंगेज हो, राइट। तो अब हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम यही देखेंगे कि वेबसाइट्स बनानी कैसे है, ठीक है। फिर बाद में हम सारी चीज़ें सीखेंगे कि पेजेस कैसे बनते हैं, मेन्यूज़ कैसे बनते हैं, लोगो कैसे लगेगा, कॉन्टैक्ट पेज कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं एक वीडियो ऐसा एक और लेके आऊँगा जहाँ पे आपको मैं इस टाइप से डोमेन एंड ये सब चीज़ें परचेस करके बताऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।